साकार हो रहा है। जिस तेजी के साथ इसका निर्माण हो रहा है उससे बीजेपी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नीयत अच्छी हो तो नेक कार्य में कोई बाधा भी नहीं आती। जालौन के लोगों ने भी पूरा साथ दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से किसी घर में पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। कुल मिलाकर विकास आज बुंदेलखंड के द्वार पर खड़ा है। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने अब तक सिर्फ प्राकृतिक संपदा का दोहन ही किया है। सीएम योगी ने झांसी और चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बनाने की बात कही और ये कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के भी सटीक प्रयास किए। आज वैक्सीन उपलब्ध है, कोई भी बुजुर्ग सरकारी अस्पताल जाकर मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे और आज इतना बड़ा ब्रिज 6 से 8 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। तकनीक, बेहतर से बेहतर तकनीक को यहां पे लाने का प्रयास, कार्य को क्वालिटी के साथ करने का प्रयास और जनहित में, विकास के हित में जो भी अच्छा होगा उस प्रकार का करने का प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात को लेकर के एक ही बात कही थी कि बुंदेलखंड जो उपेक्षित रहा है, इस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकार। उधर राहुल गांधी ने अपने पुराने सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि वे अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया पर निशाना साधते हुए ये कहा, आज बीजेपी में सिंधिया बैक बेंचर हैं। उन्होंने कहा कि लिख कर ले लीजिए, वो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें वापस यहीं आना होगा। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब इतनी चिंता उन्हें होती तो बात और थी। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो राजस्थान में एक प्रयोग करें और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। जो लोग 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने सिंधिया को बैक बेंचर कहा था, साथ ही कहा कि वो बीजेपी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरें कर दी। कोविड-19 के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह और शाम की पाली में चल रही थी, जिसके बाद अब दोनों सदनों की कार्यवाही कोरोना काल में पहले के नियमित समय पर शुरू हो गई। लेकिन दोनों सदनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और कामकाज नहीं चल सका। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। थप थपा लोगे, पास भी करा लोगे, मगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੇਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਏ ਜਸਟ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫੂਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੋਰਾ ਲੱਠਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪਜੈਰੋ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਾਇਆ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪੜਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਪੜਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜਾ ਨਾ ਪੜਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾ ਹੈ कि उसकी बातों में शोर बड़ा है, सुना है कि उसकी बातों में शोर बड़ा है, अंदाजे बयां पे भी जोर बड़ा है, लोग वाकिफ हैं उसकी फितरत से कि वो धोखेबाज बड़ा है, वो चोर बड़ा है। चोरी ते ठगी एक खजाने च लिखी है, और कुछ नहीं। कदे गुटका साहब दी सौं खा जाना, लोकां नूं ठग लैना, कदे फार्म बना के ठग लैना, कदे घर घर कह के नौकरी कह के ठग लैना, हर तरीके नाल जिवें आ किन्ने महापुरुषां दे नाम। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में आए ड्रग्स मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस केस से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में बंगाल पुलिस ने सोमवार को प्रियंका सिंह उर्फ स्वीटी नाम की युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक स्वीटी का संबंध भी इस ड्रग्स केस से है। मंगलवार को पुलिस स्वीटी को कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की डिमांड करेगी। पुलिस के मुताबिक स्वीटी को न्यू टाउन से गिरफ्तार किया गया है। इनका भी ड्रग्स केस से कनेक्शन है और ड्रग्स पेडलर से कोकीन खरीदने का काम किया है। गौरतलब है कि अलीपुर ड्रग्स केस के मामले में बंगाल पुलिस ने फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कस्टडी में भेजा गया। पामेला अभी 18 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी। पामेला गोस्वामी के साथ उसके साथी प्रबीर को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की 100 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पामेला ने राकेश सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में आधा दर्जन के करीब गिरफ्तारी हो चुकी है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च यानी कि बुधवार को बहस होगी और हालात बने तो उसी दिन वोटिंग भी हो सकती है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य के सभी विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की, तो बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया। व्हिप जारी होने के चलते सभी विधायकों को सदन में रहना होगा और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करनी होगी। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के चलते कांग्रेस ने हरियाणा की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दांव चला है। बजट सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 25 विधायकों के हस्ताक्षर वाले अविश्वास प्रस्ताव को दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर कर लिया था। विधानसभा में इस पर 10 मार्च को चर्चा होगी और उसके बाद मतदान कराया जाएगा। लोकेशन खराब गलत है ना, कहां का मामला है? बाटला हाउस एनकाउंटर के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरज खान को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को आएगा। इसी पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, वाम दलों और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या अब भी सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पर हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर सच साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी। अब बीजेपी पूछ रही है कि आप राजनीति कब छोड़ रही हैं। एक ऐसी घटना को कल क्लोजर मिला है बाटला हाउस कांड में, जिसने देश की राजनीति को पिछले 22 वर्षों से बहुत प्रभावित किया है। Yesterday's conviction in the Batla House encounter is a triumph of India's judicial process, a validation of the courage shown by the Delhi police officials in containing terrorism, and a closure to the rampant vote bank politics which happened in the last 12 years. और आज मैं आपके सामने वही विस्तार से रखूंगा कि देश के। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के चेहरे बदलने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ 4 साल के बाद पार्टी और विधानमंडल दल में बगावत जैसा संकट गहरा चुका है। ऐसे में बीजेपी ने पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को रायशुमारी करने के लिए देहरादून भेजा था, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया था।
सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनिल बलूनी सहित तमाम बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति असंतोष संबंधी खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सीएम के खिलाफ कोई असंतोष नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मामले में पार्टी का कोई फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा करने के बाद लिया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक को देहरादून भेजकर और सीएम रावत को अचानक दिल्ली तलब कर प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है, जिसके बाद से सीएम चेहरे को बदलने की चर्चा तेज हुई। इतना ही नहीं, आज शाम 4 बजे देहरादून में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम खुद शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। वहीं तमाम अटकलों के बीच दिल्ली से देहरादून लौटे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनके समर्थकों ने स्वागत किया और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपने सीएम को बेदाग बताया और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपने देखा है कि उत्तराखंड में 4 साल के अंदर विकास के बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। जहाँ आज तक पिछले लंबे समय से जो विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई थी, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ईमानदार नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। दुर्गम क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में पूरा विकास के कार्य किए गए हैं और निश्चित तौर पर पूरा केंद्र नेतृत्व भी, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी, सबका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो भी काम किया है ईमानदारी से काम किया है। और हमने जो 2017 में 18 मार्च को 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली थी, उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं सुशासन दूंगा, गुड गवर्नेंस दूंगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की सरकार उत्तराखंड में होगी। और आप उठा के देख लीजिए कि 4 साल के अंदर ईमानदारी से काम किया गया है। जो कहा है वो धरातल पे काम दिखा है और ईमानदारी से काम किया गया है। देखिए, कोई अटकलें नहीं, सिर्फ सब अखबारों में और मीडिया में मनगढ़ंत बातें की गई हैं। किस बात का नेतृत्व परिवर्तन? कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं है। केंद्र नेतृत्व का आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को है और उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार का एक भी कोई एलिगेशन, कोई आरोप हमारे मुख्यमंत्री पे। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को अपना बजट पेश किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में ई बजट को पेश किया, जिसकी थीम देशभक्ति रही। दिल्ली में इस साल के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस बार लोगों के लिए स्कीम का खर्च 55%, जबकि सरकारी खर्च 45% रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज महसूस कर रहा हूं और ऐसा मुझे भरोसा है कि सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के, जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस सदन में हम बैठे हैं, ये सदन, ये रूम, ये कक्ष 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत-शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में
आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि 100 साल का, जब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर और दिल्ली में, आपको बता दें, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अच्छा शगुन है और दिल्ली में यूं भी कोविड संक्रमण लोगों की संख्या में कमी आई है और मैं चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि संसद जल्दी तत्पूर्व चलती रहे। राजधानी की सीमा के चारों तरफ बैठे हुए किसानों के बलिदान का नतीजा है कि सभी राज्य सरकारें सने सने किसान हित को ध्यान में। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। सबके घरों में खुशहाली लाने का कार्य करेगी और सरप्लस बिजली पंप अन्य जगह देकर के, उद्योगों को देकर के, उससे हम विकास की योजनाओं को बुंदेलखंड में बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, याद करिए जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब मैं बुंदेलखंड आया था। पहला दौरा मेरा बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड में उस समय हमारे साथ दोनों मंत्री थे, उस समय के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे और साथ साथ आज के जल शक्ति मंत्री और उस समय के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी थे। उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे इस समय के मुख्यमंत्री जी, मैंने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड में बिताया है और बुंदेलखंड में बिताने के नाते हमेशा एक कसम थी कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो बुंदेलखंड के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके? और भाइयों बहनों, तब मैंने उस दिन पहले मीटिंग में घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के विकास, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, इसका बैकबोन बनने जा रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर का तो आधार बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बनने वाली तोप, यहाँ पे बनने वाली बंदूकें, यहाँ पे बनने वाली फाइटर विमान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को लेकर के आई। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहां कहीं से जाएगी, वहां पर हम लोग औद्योगिक विकास के लिए ढेर सारा भूमि यहाँ के किसानों की सहमति से लेकर के औद्योगिक विकास। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आपको ले चलते सीधे झांसी लाइव, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बुंदेलखंड में दलहन तिलहन के बारे में किसानों से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट किया है और प्रोक्योरमेंट ही नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने इस साल, अगर मैं विगत वर्ष की तुलना में बताऊं, विगत वर्ष हमने 52 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा था। हम लोगों ने विगत वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया था। और भाइयों बहनों, इस वर्ष हम लोगों ने किसानों से लगभग 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय एमएसपी में किया है। पहले की तुलना में कई गुना। एमएसपी तो कहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन गुमराह करने का कार्य वे लोग कर रहे हैं जिन्हें किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें नौजवानों को मिल रहा कार्य अच्छा नहीं लगता। जब दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर रहने वाले विदेशी शोषण के करने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। उसी उपचार के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये विकास की जो योजनाएं आप यहाँ पर आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्रों का है, कहीं पर महिला स्वयंसेवी समूह का है, कहीं विद्यालयों के पुनरुद्धार का है, कहीं पर किसानों के लिए कुसुम योजना के अंदर सोलर प्लांट देने का है, कहीं सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से है, वृद्धावस्था पेंशन का है, आवास योजनाओं का है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को एक साथ यहाँ पे लोकार्पित और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर झांसी के आप सभी भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, नौजवान के हाथों को रोजगार देकर के उसके उत्थान के लिए और महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग विकास के कार्यों में हर प्रकार के बुरे अटकाने का काम करते हैं। याद करिए, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे, तब कुछ लोग फर्जी बसों के नंबर हमें दे रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे हमारे लोगों के साथ में। लेकिन आज ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने तय किया है 2 करोड़ मजदूरों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, इन सबको हर जनपद में उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्हीं सब लोगों को
आज सरकार ने तय किया है कि लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे, हर वर्ष उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में तो उसको ये सुविधा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, उसके पास पैसा नहीं, जिसके यहाँ कार्य कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सहयोग नहीं दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड उसके पास होगा और जाकर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है और उसको फ्री में हम बीमा भी देंगे और उसका स्वास्थ्य का पूरा उपचार का खर्चा हम देंगे। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के बाहर हमारा कोई लेबर अगर कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है, परिवार के पास कोई साधन नहीं है, उस परिवार को तत्काल उस व्यवस्था के 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और दिव्यांग हो गया, कोई अंग भंग हो गया, उसको तत्काल हम सहायता करेंगे। और किसानों के लिए भी कोई आपदा का शिकार हो गया, किसान के परिवार का कोई कमाऊ सदस्य किसी आपदा की चपेट में आ गया, बटाईदार किसी आपदा की चपेट में आ गया, तत्काल सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा। भाइयों बहनों, सभी किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में रोजगार देने के लिए, खुशहाली लाने के लिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का प्रयास है। और ये विकास की परियोजनाएं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये सभी प्रकार की योजनाओं को भी इसी उद्देश्य से सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर लगभग 1700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को लोकार्पित और शिलान्यास करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है इन योजनाओं का लाभ झांसी मंडल की जनता लेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनकर के बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महारानी लक्ष्मीबाई की इस धरती को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। और चले रुक करते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। बीजेपी नेता माधव भंडारी ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि अब तो शब्दकोश बदल देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया। जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की आज की सरकार महाराष्ट्र में है, ये तीनों दल मराठा आरक्षण देना नहीं चाहते हैं और वो सर्वोच्च न्यायालय की आड़ से मराठा समाज को आरक्षण से वंचित कर रहे हैं। ये सारे शब्दों की परिभाषा अलग दिखाई देती है। झूठ शब्द का अर्थ भी शायद ममता दीदी के शब्दकोश में अलग होगा और प्रधानमंत्री जी के बारे में, केंद्रीय गृह मंत्री जी के बारे में ममता बनर्जी जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, वो भाषा अगर सम्मान की भाषा ऐसा ममता बनर्जी कह रही है तो शायद नहीं, पर ये जरूर है कि भारत के सारे शब्दों को। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। अब मुंबई से सटे ठाणे में भी 16 स्थानों पर लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। इस पर महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री असलम शेख ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं और मुंबई के अलावा कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिसमें भी केसेस बढ़ रहे हैं और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसमें केसेस बढ़ के कम हो रहे हैं। तो कल ही मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर चर्चा की। सभी कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने शहरों के ऊपर कॉल लेने को कहा गया है। उन्हें अगर लगता है कि नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, उन्हें लगता है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट बंद करना है तो वो कर सकते हैं।
उन्हें लगता है कि किसी बिल्डिंग के अंदर अगर मरीज़ ज़्यादा हो गए तो उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ हो और वहाँ पे अगर केसेस बढ़े हो तो वहाँ वो टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकल लेवल पे छोड़ी गई। ऐसा है कि अगर आप बाकी के देशों को देखें, आप अगर ब्राज़ील को देखें, यूके को देखो, अमेरिका को देखो, जर्मनी को देखो, तो कंट्रोल का माध्यम जो है वो लॉकडाउन ही रहा है। यानी या तो पार्शियल लॉकडाउन किया है या कम्प्लीटली लॉकडाउन किया है, या तो उन्होंने अपने गाइडलाइंस और SOPs दूसरे राज्यों ने और देशों ने बदली किए हैं, तब जाके उधर कंट्रोल हुआ है। वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। हम वैक्सीनेशन जो है इतने बड़े देश के अंदर वो इतने जल्दी तो कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। तो जब तक का जो भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और मुंबई शहर के अंदर खास करके महाविकास अघाड़ी ने जो जो प्रयोग किए मुंबई शहर के, उसको तो बाकी के ICMR और WHO ने भी कहा है कि ये सही दिशा में काम करते हैं। और खाली मुंबई शहर या महाराष्ट्र या हिंदुस्तान नहीं, तो बाकी के देशों को भी WHO ने कहा है कि इसी तरीके से आप फॉलोअप करिए ताकि। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार रोजगार और किसानों की विरोधी सरकार है। बीजेपी सरकार अब सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। महंगाई की मार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के रास्ते से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आने वाले दिनों में चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से तो साफ होनी ही है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। कहते हैं ना, इस महंगाई की मार और भाजपा सरकार। वहीं कांग्रेस नेता PL पूनिया ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का प्रदेश में बुरा हाल है। वहीं महंगाई पर बातचीत ना करना सरकार की हठधर्मिता बताया, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से है उत्तर प्रदेश में, वो चिंता का विषय है। एक के बाद एक गंभीर से गंभीर घटनाएं घटित होती जा रही है, लेकिन कोई कारगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री तो नहीं नजर आए। तो ये समीक्षा बैठकों का औपचारिकता पूरी करने से क्या लाभ है, जब तक कि जो दोषी व्यक्ति पाए जाएं गंभीर घटनाओं को घटित होने के बाद, और जो जमानत के ऊपर लोग हैं उनकी को ट्रैक नहीं किया जा रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा है, उनको जो छुट्टे बदमाश हैं वो छुट्टे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई कारगर कार्रवाई करें। ये समीक्षा बैठकों से कुछ नहीं होने वाला है। तेलों के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के पिछले 2 महीने में 250 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गया, और इसी तरह से डीजल और पेट्रोल के। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लाइव झांसी, जहां में ये CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवल किशोर यादव ने CM ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं, उनकी सत्ता उनके हाथ से जा रही है। उनके लोग उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए वो घबराई हुई हैं। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, और देखिए। ममता बनर्जी जी कभी कुछ बोल सकती हैं। ममता बनर्जी जी चूंकि बहुत अभी सेंटिमेंट में है, सत्ता हाथ से जा रहा है, वेस्ट बंगाल की जनता उनके से दामन अपने को छुड़ा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और किसी को वो कुछ बोल सकती है, उनके लिए फ्रीडम है। और इसी तरह बोल के भाषण करके वो सत्ता में स्थापित हुई थी। आज पुनः वह चाहती हैं, उनके लोग उनको उनके दामन छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए घबराहट में इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
अलग से मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विभागीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कहा कि राहुल गांधी को किसी स्कूल में भेजने की जरूरत है ताकि उन्हें जानकारी हासिल हो सके कि भारत सरकार के अधीन कौन कौन से विभाग काम कर रहे हैं। देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के सवाल के जवाब में मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने 2 फरवरी को लोकसभा में विभाग से संबंधित सवाल पूछा और कुछ दिनों बाद ही भूल गए कि देश में यह विभाग भी काम कर रहा है। गिरिराज ने कहा उनकी याददाश्त खत्म हो गई है या क्या हुआ है पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, माननीय अधीर रंजन जी नेता कांग्रेस, कि मुझे ठेस लगा है। इनके नेता राहुल गांधी ने 2 फरवरी को क्वेश्चन किया था अनस्टार्ट, लेकिन पांडुचेरी और कोच्चि में जा करके पता नहीं उनका याददाश्त खत्म हो गया, मैं ये कह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये मत्स्य फिशरी डिपार्टमेंट है ही नहीं, मैं सदन में आऊंगा तो एक अलग से मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे अफसोस है महोदय कि ये किसका क्वेश्चन था, ये मैं संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी संक्रमण के मामले नहीं थम रहे। फिलहाल इस वक्त बॉलीवुड से खबर आ रही है कि रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं उनके अंकल रणधीर कपूर ने कहा कि एक्टर की तबीयत खराब है। बता दें कि पिछले साल रणबीर कपूर की मां नीता कपूर को भी कोविड-19 हुआ था। इसके इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी। वहीं पिछले साल अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नीतू कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन तक कोविड-19 के शिकार हुए हैं। हालांकि ये सभी सेलेब्स इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब खबर आ रही है कि रणबीर कपूर, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, रणबीर कपूर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा।